नमस्कार मेरे मित्रों। आज हम लोग कक्षा 10 के गणित में एनसीईआरटी बुक के अध्याय 6 को करते हैं, जिसमें है त्रिभुज। तो ऐसे तो त्रिभुज के बारे में हम लोग कक्षा 9 में, कक्षा 9 में भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, और साथ में सर्वांशम के बारे में पढ़े थे। तो आज हम लोग सर्वांशम के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि सर्वांशम का उपयोग आने वाले एक्सरसाइज में, प्रश्नावली में होगा। तो चलिए मित्रों, कक्षा प्रारंभ करते हैं सर्वांशम से। कहाँ हम लोग पढ़े थे? 9th क्लास में, और उसको इस तरह से सूचित किया जाता है। अधिकतर ऐसे ही सांकेतिक रूप से प्रयोग किया जाता है। अब इसका अर्थ को थोड़ा समझते हैं। सर्वांशम का अर्थ क्या हुआ कि सभी प्रकार से समान होना, सभी प्रकार से समान, उसको कहा जाता है सर्वांशम। मतलब कोई भी दो आकृति या दो से अधिक आकृति भी हो, जो सभी प्रकार से समान हो, भुजाओं के दृष्टिकोण से, कोणों के दृष्टिकोण से, अगर वृत्त है तो त्रिज्याओं के दृष्टिकोण से समान हो, तो वो क्या कहलाएंगे? सर्वांशम कहलाएंगे। सर्वांशम हो गया। अब हम लोग सर्वांशम आकृतियों के बारे में समझेंगे। सर्वांशम आकृतियां। सर्वांशम आकृतियां क्या चीज होती है? अगर सर्वांशम आकृतियों में देखते हैं तो ऐसे आकृतियां जिसका आकार और आमाप दोनों बराबर होते हैं। क्या क्या बराबर होना चाहिए? आकार समान होनी चाहिए, और दूसरा नंबर में आमाप, आमाप भी समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। आकार समान मतलब दोनों क्या होनी चाहिए? पहला वाला गोल है तो दूसरा वाला भी गोल, पहला वाला त्रिभुज है तो दूसरा वाला भी त्रिभुज होनी चाहिए। वो आकार हो गया। और आमाप, आमाप का अर्थ मतलब पहले वाला वृत्त है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो दूसरा भी वृत्त होगा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। ये हो गया माप। ठीक है। तो अमाप के साथ, तो उदाहरण के तौर पर हम लोग देखेंगे, जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग देखेंगे तो क्या देखेंगे? जैसे हम लोग देखेंगे वृत्त। ये अगर मान लीजिए एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो दूसरा वाला वृत्त भी, उसकी भी त्रिज्या क्या है? 3 सेंटीमीटर का। तो दोनों वृत्त आपस में क्या होंगे? सर्वांशम होंगे। क्यों? क्योंकि ये आकार भी एक जैसे है, गोल गोल, और उसकी त्रिज्या भी बराबर है। ठीक है। दूसरा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में हम लोग देखेंगे, समबाहु त्रिभुज में क्या देखेंगे? जैसे ये आकार, समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज है जो उनकी भी भुजाओं की लंबाई क्या है? डी ई एफ। उनकी भी भुजाओं की लंबाई, ये भी आपका 3 सेंटीमीटर, ये भी आपका 3 सेंटीमीटर, ये भी आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है। उसी प्रकार क्या हो गया? ये अगर समबाहु त्रिभुज की, ये आकार भी एक है और उसके आमाप भी बराबर है, तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज। क्या हो गया? सर्वांशम हो जाएंगे। ये अब एक वर्ग को लेकर चलते हैं। वर्ग, ये अगर 2 सेंटीमीटर का, तो आपको पता है कि वर्ग का सभी भुजा आपस में बराबर होता है। ठीक है, सभी भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। पर भी एक वर्ग लेते हैं EFGH, जिसमें इसकी भी भुजा की लंबाई बराबर है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। ठीक है। तो यहां पर क्या है? आकार एक है, समान आकार का, आमाप भी, भुजाओं की लंबाई भी बराबर है, तो ये दोनों वर्ग क्या हो गए? सर्वांशम। तो ये किसमें आता है? सर्वांशम आकृतियां में। और कक्षा 9 में हम लोग क्या पढ़े थे? क्या पढ़े थे कि दो त्रिभुजों के सर्वांशमताओं की कुछ नियमों के बारे में पढ़े थे। तो चलिए आज थोड़ा सा चर्चा भी कर लेते हैं, ताकि अगर किसी कारणवश भूल भी गए हैं तो याद आ जाएगा, और अभी हम लोगों के लिए बहुत फायदा होगा। त्रिभुजों के सर्वांग
समता नियम। त्रिभुजों के सर्वांग समता नियम में पहला नियम हम लोग क्या पढ़े थे? ए मतलब क्या हुआ? ए से कोण, भुजा, कोण, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। इसको थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो हम लोग दो त्रिभुज लेते हैं, ए बी सी और डी ई एफ। इसमें दो कोण, कोण बी और कोण सी, और उसके अंतर्गत भुजा। दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण ई और एफ, और उसके अंतर्गत भुजा बराबर है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो कोण बी किसके बराबर? उसका संगत कोण, कोण ई। अब क्या है? बीसी, भुजा बीसी उसका संगत भुजा ईएफ के बराबर है, ठीक है। और कोण सी बराबर है उसका संगत कोण एफ से। इसीलिए त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज डीईएफ, ये पहला नियम। ये क्या है? हम लोग का पहला नियम। अब हम लोग दूसरा नियम एस मतलब एस से साइड, एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, दो त्रिभुज, ये एक त्रिभुज है और ये एक त्रिभुज, ये ए बी सी, ये है आपका डी ई एफ। इसमें क्या है? दो भुजा और उसके बीच का कोण ए बी बराबर है डी, और ये एक भुजा है बी सी बराबर है ई एफ। दोनों भुजा बराबर है, उसके ये दो भुजा इसके संगत दो भुजा के बराबर है, और उसके अंतर्गत कोण अगर बराबर है तो त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। जैसे ए बी इसका संगत भुजा डी, बीसी का संगत भुजा ई एफ, और उसके अंतर्गत कोण, कौन है? कोण बी बराबर कोण ई। इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज डीई। क्लियर? अब तीसरा नियम एस भुजा भुजा भुजा, मतलब एक त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों भुजाओं के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो कैसे, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ये ए बी सी और ये है आपका डी ई एफ। अगर ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। कैसे? ए बी बराबर किसके संगत भुजा है? इसके संगत भुजा डी, और बीसी का संगत भुजा है ईएफ, और एसी का संगत भुजा है डीएफ। ठीक है। अब क्या है? ये एक त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों भुजाओं के बराबर, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। एबीसी सर्वांगसम डीईएफ। तीसरा नियम भी याद हो गया। अब चौथा नियम को थोड़ा सा याद करना है। चौथा नियम क्या सर्वांगसम में क्या पढ़ते हैं? RHS। क्या पढ़े थे? RHS, राइट हैंड साइड नहीं होता है यहां पर सर्वांगसम में, ये होता है समकोण, कर्ण, भुजा। ठीक है। तो यहां पर ये क्या है? समकोण, मतलब समकोण त्रिभुज से संबंधित है। ये एक कोण समकोण हो गया आपका, जैसे ये एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, कोण भी समकोण है। दूसरा एक त्रिभुज है डीईएफ, ये समकोण है। तो दो त्रिभुजों में एक कोण समकोण है, जैसे ये कोण बी कोण ई समकोण है, ये बराबर हो गए। कर्ण, ये कर्ण आपस में बराबर है, और इन दोनों में से कोई एक भुजा को लेते हैं, कोई एक भुजा को लेते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया? यहां पर देखिए कोण बी किसके बराबर है? कोण ई के बराबर। कोण, ये कोण तो हो गया। फिर कर्ण एसी बराबर कर्ण क्या है? डीएफ, इसके बराबर। और दोनों में से कोई एक भुजा, तो हम लोग बीसी को लेते हैं, बीसी बराबर ईएफ। समकोण कर्ण भुजा, चाहे भुजा में इसको भी देख सकते हैं। उसका संगत में देखिए
समकोण कर्ण भुजा, इसीलिए त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज डीईएफ। ये हम लोग चारों नियम देख लिए। अब हम लोग समरूप के बारे में पढ़ेंगे। समरूप मतलब समान रूप वाले शब्द से ही अर्थ स्पष्ट हो जा रहा है। शब्द से ही हम लोग का अर्थ स्पष्ट हो जा रहा है। ये हम लोग 10th में पढ़ेंगे अभी, और जिसको संकेत के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो समरूप क्या होता है? समान आकृति वाले, समान रूप वाले आकृति को समरूप आकृति, और समान रूप वाले, तो समान रूप वाले आकृति या समरूप आकृति होने के लिए भी शर्त है। क्या शर्त है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, जिसको हम लोग समरूप आकृति कहेंगे। समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां, तो समरूप आकृतियां होने के लिए क्या होनी चाहिए उसको भी थोड़ा चर्चा कर लेंगे। उसमें क्या था? सर्वांगसम में आकार भी बराबर होना चाहिए और अमाप भी बराबर होना चाहिए। दिखेंगे भी एक जैसे और उसके माप भी बराबर होनी चाहिए। और यहां पर क्या है? पहला नियम क्या है? आकार, या बोल सकते हैं आकार समान हो। दूसरा अमाप, अमाप समान होना आवश्यक नहीं। ठीक है, इसमें आकार समान मतलब दोनों अगर गोल है तो गोल, दोनों अगर समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज, दोनों अगर वर्ग है तो वर्ग, यह आकार समान हो गया। और अमाप समान होना मतलब एक छोटा हो सकता है, मतलब दूसरा बड़ा हो सकता है। एक की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर तो दूसरी की 6 सेंटीमीटर भी हो सकती है। एक की भुजा अगर समबाहु त्रिभुज 3 सेंटीमीटर के हैं तो दूसरे समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर की भी हो सकती है। तो अमाप आवश्यक नहीं है, लेकिन आकार एक जैसे होने चाहिए। उदाहरण के तौर पर हम लोग अगर देखेंगे, जैसे यहां पर हम लोग दो वृत्त लेते हैं, एक छोटा वृत्त, बड़ा वृत्त, दोनों का गोल है लेकिन बड़ा छोटा है, साइज बड़ा छोटा है। तो और एक चीज देखेंगे, क्या छोटा वाला इसके अंदर में रख सकते हैं? ये जो बड़ा वृत्त है उसके अंदर में छोटा को रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये मान लीजिए क्या है? समबाहु त्रिभुज है, एक बड़ा समबाहु त्रिभुज, इसको उठा के क्या हम लोग यहां रख सकते हैं? एकदम रखाएगा। क्यों रखाएगा? क्योंकि ये भी 60 डिग्री का होगा तो ये भी 60 होगा ना। उसी प्रकार अगर यही बात नहीं है, ये भी हो सकता है, इधर भी। आगे ये मान लीजिए एक छोटा वर्ग लेते हैं और एक हम लोग बड़ा वर्ग लेते हैं। ठीक है, इस वर्ग को क्या यहां पर हम लोग रख सकते हैं? छोटा वर्ग को, ये मान लीजिए ये बड़ा वर्ग हो गया। इस वर्ग में इसको हम लोग आराम से रख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब रख सकते हैं, मतलब ये 90 है तो ये 90, इधर भी 90 90 होगा। तो यहां पर क्या है, हम लोग को ये देखना है कि जो दोनों आकृति, पहला वाला छोटा आकृति को क्या बड़ा आकृति में रख सकते हैं? बिल्कुल उसके अंदर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये है समरूप आकृतियां, जो आकार समान होना चाहिए, अमाप समान होने की आवश्यकता नहीं, बड़ा छोटा हो सकता है। तो ये आपका क्लियर हो गया कि आकार होना चाहिए समान, लेकिन अमाप अलग अलग होगा भी तो चलेगा, लेकिन एक छोटा वाला को बड़े
आकृति में आराम से रख सकते हैं, वैसे आकृतियां ही होनी। तो आगे हम लोग क्या करें, बहुभुज के बारे में चर्चा करते हैं और बहुभुजों की समरूपता के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो बहुभुज किसको कहते हैं, रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति। रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति, जैसे त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, पंचभुज हो गया, ठीक है। तो उसके बहुभुजों की समरूपता के गुण क्या है, उसके भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि, मतलब भुजाओं की संख्या समान हो गई, जैसे दो त्रिभुज हो गया, दो चतुर्भुज हो गया, दो पंचभुज हो गया, वो समरूप होंगे। कब समरूप होंगे, उसके लिए दो शर्त है, दो नियम है। पहला नियम क्या है, संगत कोण बराबर हो। संगत कोण मतलब समझते हैं, अगर दो व्यक्ति है तो मेरा अगर दायां हाथ है तो उस व्यक्ति का भी दायां हाथ होगा, मेरा अगर बायां हाथ तो तुलना करेंगे उसका बायां हाथ से, ठीक है। उनकी संगत भुजाएं समानुपाती है। मान लीजिए कोई त्रिभुज है, भुजाओं का माप दी हुई है, तो उसका संगत भुजा को अनुपात में करेंगे तो बराबर आनी चाहिए सब भुजाओं का। क्लियर। तो चलिए अब इसको उदाहरण के तौर पर हम लोग पहला दो त्रिभुज लेंगे। ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है। इसकी इस त्रिभुज की कोणों का माप 100 डिग्री, इसका 50 डिग्री है, इसका 30 डिग्री है। अब देखते हैं नियम के अनुसार संगत कोण बराबर है, कोण को बराबर करेंगे। पहले कोण ए बराबर होगा कोण डी से, बिल्कुल है। कोण बी बराबर है कोण ई से, बिल्कुल है। क्यों, 50 डिग्री 50 डिग्री। फिर कोण सी बराबर है कोण एफ से, तो बिल्कुल है क्योंकि दोनों 30 डिग्री। अब ये तो हो गया, अब भुजाओं को अनुपात में करके देखते हैं। जैसे भुजा ए बी, इसका संगत भुजा कौन है, डी, बराबर करके अनुपात करके देखते हैं। 3/6, 3 एकम 3, 3 गुना 6, 1/2 है। अगला क्या है, बीसी बट्टा ई एफ। बीसी 5 तो ये 10, 5 एकम 5, 5 गुना 10, 1/2। और लास्ट भुजा क्या बचा आपका, एसी बट्टा डी एफ। एसी कितना है 4 और ये 8, 4 एकम 4, 4 गुना 8, 1/2। अब हम लोग का नियम, पहला नियम क्या है, संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण, ये 100 डिग्री, ये 100 डिग्री, ये 50 डिग्री, ये 50 डिग्री, 30 डिग्री 30 डिग्री, मतलब तीनों कोण, इस त्रिभुज के तीनों कोण इसके संगत तीनों कोणों के बराबर है। तो ये क्या हो गया, कोण तो एक नियम, पहला नियम कंप्लीट। दूसरा, भुजाओं का अनुपात, इसका अनुपात 1/2, 1/2, 1/2, तीनों भुजाओं को अनुपात में किए तो 1/2 आ रहा है। मतलब दोनों नियम को क्या आसानी से पालन कर रहा है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। समरूप का ये संकेत। आगे आगे दूसरा एक चतुर्भुज को लेकर के चलते हैं, जिसमें एक वर्ग है और ये एक तरह से वर्ग जैसे ही दिख रहा है, लेकिन हम लोग गौर करेंगे तो उसमें कुछ स्पष्ट निकल आएगी क्या है, वो समरूप है या नहीं। पहले तो समरूपता का नियम हम लोग जानते हैं, क्या करना पड़ेगा, कोण को बराबर करेंगे। कोण ए बराबर, इसका संगत कोण कोण ई, इसका संगत कोण बी का संगत कोण कोण एफ। कोण सी 90 डिग्री है तो जी भी 90 डिग्री है। कोण डी अगर 90 है तो कोण एच भी 90 डिग्री है। अब भुजाओं का अनुपात करते हैं। भुजाओं का अनुपात, पहले AB बट्टा ई एफ, मतलब 3/3.5। दूसरा BC बट्टा BC किसके, FG, 3/3, यहां पर आएगा A। उसी प्रकार इसको देखते हैं, DC किसके बट्टा में होगा, HG, ये हो जाएगा 3.5। और लास्ट क्या बचा हम लोग का, AD बट्टा EH, 3
बट्टा 3, पहला नियम संगत कोण बराबर है, बिल्कुल बराबर है, संगत कोण बिल्कुल बराबर है, और पहला नियम तो परफेक्ट है। दूसरा नियम क्या है, इनकी संगत भुजाएं समानुपाती है, तो भुजाओं का अनुपात में करके देखिए, ये 3/3.5 ये 1 आया, फिर ये 3/3.5 ये 1, मतलब भुजाओं का अनुपात समान नहीं है, समान अनुपात में नहीं है, इसलिए ये समरूप नहीं है, समरूप नहीं। क्लियर? दोनों सर्वांगसम नियम भी हम लोग पढ़े और समरूप के भी नियम पढ़े। अब क्या करना है, इसी का उपयोग करते हुए प्रश्नावली 6.1 को सॉल्व करते हैं। अब बहुत ही आसानी से ही, बहुत ही सिंपल तरीके से, देखते ही आप उसका आंसर बता दिएगा जब इसको अगर गौर से देखो, पूरा सर्वांगसम नियम और समरूपता के नियम को अगर समझ गए। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग 6.1 को प्रारंभ करते हैं। तो प्रश्नावली 6.1 को करते हैं। 6.1 में क्या, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, पहला 1 नंबर में। तो 1 नंबर का 1 में क्या दिया हुआ है, सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं, सर्वांगसम या समरूप। हम लोग इससे पहले पढ़े कि सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप ही होगा। जैसे ये एक छोटा वृत्त है और एक बड़ा वृत्त, ये वाला हम लोग समरूप में पढ़े भी है कि इसको यहाँ पर रख दीजिए तो इसके अंदर में क्या होगा, वो आ जाएगा। और दोनों की आकार भी आप देखिए, आकार एक समरूप का नियम ही क्या है कि आकार एक जैसे हो, लेकिन क्या आमाप अलग अलग हो सकते, छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन दोनों आकार। इसका भी अगर देखिएगा तो केंद्र का कोण 360 डिग्री का होगा, इसका भी केंद्र का कोण 360 डिग्री का ही हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, उससे ज्यादा तो वृत्त का नहीं हो सकता है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, समरूप। दूसरा, सभी वर्ग खाली स्थान होते हैं। तो इससे पहले हम लोग पढ़े सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप ही होते हैं, सभी वर्ग भी समरूप होते हैं, अभी हम लोग पढ़े हैं, इससे पहले चर्चा की है। ठीक है, अब तीसरा नंबर हम लोग देखिए, सभी देश त्रिभुज समरूप होते हैं, खाली स्थान है, समद्विबाहु या समबाहु। समद्विबाहु पर थोड़ा विचार करते हैं। समद्विबाहु क्या हो सकता है, जैसे ये एक दो भुजा वाले, ये और ये बराबर है, तो ABC मान लीजिए, नाम दे दीजिए। दूसरा ऐसे भी हो सकता है, ये दो भुजा बराबर है और DEF, ये। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर देखते हैं कि दो त्रिभुज, ये एक समबाहु त्रिभुज ABC जिसमें दो भुजा बराबर है, ये भी समबाहु त्रिभुज है DEF। अब यहां पर देखिए कि ये अगर ये दोनों भुजा बराबर है, इसकी दो भुजा, इसकी आकार देखिए, इसकी आकार देखिए, दोनों डिफरेंट है, मतलब साफ स्पष्ट झलकता है कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा ही नहीं। हम लोग का क्या होगा, समबाहु, समबाहु। इसको भी हम लोग स्पष्ट रूप से हम समझा दे रहे हैं। जैसे कि अगर इसको हम लोग समझना है समबाहु, ये समबाहु मतलब प्रत्येक कोण 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, और प्रत्येक कोण मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, ना प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। यहां पर भी और एक समबाहु त्रिभुज लेंगे, समबाहु त्रिभुज का तो प्रत्येक कोण क्या होगा, 60 डिग्री का निश्चित है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का। ठीक है, अब क्या होता है, ये मान लीजिए कि ये 4 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का, ये 4 सेंटीमीटर, तो ये क्या है, बहुभुज का मतलब क्या कि समबाहु त्रिभुज का क्या है, हम लोग वो एक तरह से बहुभुज में ही आएगा, कोण बराबर होंगे 60, कोण बराबर, भुजाओं का अनुपात भी देखिए 3, मतलब इसका अनुपात करेंगे तो 3/4, इसका अनुपात करेंगे 3/4, इसका 3/4, तो सभी भुजा का भी अनुपात समान है और कोण भी बराबर है, इसलिए समद्विबाहु तो होगा नहीं, क्योंकि आकार डिफरेंट हो गया, तो हम लोग का क्या होगा यहाँ पर समबाहु।
अब इसका नियम हम लोग बहुभुज में पढ़े हैं, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, अभी हम लोग पढ़े, बराबर होते हैं। क्या भराएगा? बराबर, तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती। ये तो एकदम आसान सा है। क्लियर हो गया? ये क्लियर, स्पष्ट? अब क्या है, हम लोग को 2 नंबर में उदाहरण देना है समरूप आकृतियां का, दो समरूप आकृति में एक उदाहरण हम देंगे। क्या देंगे? सभी वृत्त। यहीं से लिख देते हैं सभी वृत्त, और दूसरा नंबर देंगे सभी वर्ग। सभी वर्ग, ठीक है। सभी वर्ग हम लोग अभी अभी पढ़े हैं, उसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। दूसरा, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। कौन कौन समरूप नहीं है? एक नंबर में ये हम एक त्रिभुज ले लेते हैं, एक चतुर्भुज। कहां से समरूप हो? दूसरा नंबर में हम लोग एक वृत्त को ले लेंगे और एक पंचभुज को ले लेंगे। होगा? नहीं, तो ये आप उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं आंसर में। तीसरा नंबर में क्या है, यहां जो दो आकृति दी हुई है उसको जांचना है कि ये समरूप है या नहीं है। तो एक तरह से ये दोनों क्या है? बहुभुज है, तो बहुभुज के नियम का पालन करेंगे। बहुभुज का नियम क्या है कि संगत कोण बराबर होनी चाहिए और भुजाएं अनुपातिक होनी चाहिए। तो उसी नियम का सबसे पहले कोण को देखेंगे। नंबर एक नंबर में कोण, इसका कोण का तो कुछ पता नहीं है, तो इसका कोण तो 90 डिग्री है, मतलब बराबर नहीं। कोण Q बराबर नहीं है कोण B, क्यों? क्योंकि ये 90 है, इसका कोण का कितना डिग्री है यहाँ पर माप नहीं दिया होगा। कोण R बराबर नहीं होगा कोण C के, क्यों? क्योंकि ये 90 है, इसका कुछ अता पता नहीं है। कोण S बराबर नहीं होगा कोण D, इसका भी वही हाल है, हालत खराब है इन का, कोई कोण बराबर नहीं है। इससे तो पहला नियम लागू नहीं हो रहा है, तो कोई नहीं, चांस नहीं है। दूसरा, भुजाओं का अनुपात कीजिए, PQ बट्टा AB 1.5/3, 10 हटाइए 0, कितना? 15 दूना 30, मतलब 1/2 है। फिर QR बट्टा BC, QR कितना? 1.5, BC 3, इसमें कुछ बराबर आएगा। फिर और क्या है? SR बट्टा CD, ये 1.5, ये 3, 10 हटाए 0, ये 1/2। फिर PS बट्टा AD, अब देखिए 1.5/3, ये क्या होगा? 0 लगा दीजिए, दशमलव के बदले में 1/2 ही आएगा। अब देखिए, बहुभुज का एक नियम का तो पालन नहीं कर रहा है, एक का पालन कर रहा है। यह पालन कोण बराबर नहीं है, लेकिन भुजाओं का अनुपात है। और बहुभुजों को समरूप होने के लिए दोनों नियम का पालन करना अनिवार्य है। अगर दोनों में से एक नियम को कोई पालन करता है, एक को नहीं करता है, तो समझ लीजिए कि वो समरूप नहीं है। इसीलिए ये समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, ठीक है। तो मेरे मित्रों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।